नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर के गर्भगृह में शुरू हुए अनुष्ठान। गर्भगृह में पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की पूजा शुरू हुई। नए मंदिर में रामलला की मूर्ति का विधि विधान के साथ प्रवेश होगा। बड़ी खबर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले केरल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, अनुष्ठान के नियमों का कर रहा हूं पालन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 22 जनवरी को घर घर जले श्री राम ज्योति। पीएम मोदी ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा पर बोले केजरीवाल, अब तक औपचारिक न्योता नहीं मिला। मेरी पत्नी माता पिता की इच्छा की अयोध्या जाएं। केजरीवाल ने कहा 22 जनवरी के बाद सब परिवार अयोध्या जाऊंगा। बड़ी खबर। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान पर सियासी घमासान। कहा राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था राम मंदिर का शिलान्यास। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर बोले 22 जनवरी के बाद दर्शन करूंगा। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावोस में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ब्लिंकन ने कहा मोदी सरकार की नीतियों से लोगों को लाभ पहुंचा। भारत सफलता की एक असाधारण गाथा है, ब्लिंकन ने कहा। बड़ी खबर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा देश में चल रहा वैचारिक युद्ध, आरएसएस और बीजेपी कर रही है संस्कृतियों पर हमला, राहुल गांधी ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है। एसपी कांग्रेस मीटिंग में आज भी यूपी की सीटों पर फैसला नहीं। रामगोपाल यादव बोले आधा रास्ता तय कर लिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा जरूरत पड़ी तो राहुल अखिलेश से बात करेंगे। पंजाब में गठबंधन पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद। भगवंत मान ने कहा पंजाब की सभी 13 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस बोली 13 सीटों पर लड़ने की कर रहे हैं तैयारी। और यूपी एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी फैजान पर 25,000 रुपए का इनाम था। यूपी एटीएस ने फैजान को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। देखिए, पहली खबर बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है। तो पाकिस्तान के लोगों को बालाकोट क्यों याद आया? और वो भी तब जब पाकिस्तान के लोगों की ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई और उसके तुरंत बाद यह घटना घटती है। दूसरी खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के राम और कृष्ण मंदिर। क्या दक्षिण में नमो संदेश से 2024 में जनादेश में। तीसरी खबर। शरद पवार ने मंदिर के शिलान्यास का श्रेय राजीव गांधी को क्यों दिया? 1989 का सच बताइए। चौथी खबर। आज गर्भगृह में पहली बार विधि विधान से पूजा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। फिर बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में मासूम को अमेरिकी नस्ल के कुत्ते ने 15 जख्म दिए। हर मां बाप को सावधान रहने वाली खबर। लेकिन फिर काफी में सबसे पहले पाकिस्तान की खबर है। ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान पर 4 साल बाद फिर से एयर स्ट्राइक हुई है। 2019 में पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट में जैश के आतंकी अड्डे तबाह किए थे। 4 साल बाद ईरान ने हिंदुस्तान की दिखाई राह पर चलते हुए पाकिस्तान में घुसकर मिसाइल अटैक किया है और बलोच उग्रवादी गुट को टारगेट किया है। ये तस्वीरें उसी की हैं, लेकिन खबर बहुत बड़ी। ये आग के शोले, ये जलती हुई मस्जिद, ये चीख पुकार, भीषण हमले के बाद उठता धुआं सबूत है पाकिस्तान में घुसकर की गई ईरान की अचानक एयर स्ट्राइक का, जिससे मुनीर की सेना हक्की बक्की रह गई और जनता में कोहराम मच गया। ईरान की सेना ने इराक और सीरिया के बाद मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर धावा बोला। इसके लिए बाकायदा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा किया कि ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पंजगुर में 50 किलोमीटर अंदर जैश अल अदल के 2 अहम मुख्यालय को तबाह किया। पाकिस्तान ने भी माना कि हां, ईरान ने हमला किया, लेकिन तेहरान के इस दावे से इनकार किया कि इस हमले में कोई आतंकी मारा गया। उल्टे ईरानी एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों के मारे जाने की दुहाई देने लगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके तेहरान के हमले को पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन माना। गंभीर नतीजे भुगतने की गीदड़ भभकी दी। लेकिन इस नए हमले से पाकिस्तान कितना खौफजदा दिखा, इसे ऐसे समझिए कि अटैक के फौरन बाद फौज ने पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट और फोन सेवा को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया की कवरेज पर भी रोक लगा दी गई। ये कवायद सिर्फ इसलिए की गई ताकि पाकिस्तान की जनता कायर फौज के सच से अनजान रहे और पूरे देश में आन बान शान की शेखी बघारने वाली मुनीर की सेना फजीहत से बच सके। लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका
और बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद और कराची से लेकर लाहौर तक लोगों ने सेना को खूब कोसा। अब आप अंदाजा लगाएं कि 48 घंटे के अंदर ईरान ने 3 देशों पर हमला किया। सबसे पहले सीरिया, फिर उसके बाद इराक और फिर पाकिस्तान। और तीनों ही मुल्कों में कोई ताकत नहीं है ईरान को जवाब देने की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद अपनी सेना की पीठ थपथपाई। ईरान के विदेश मंत्री ने थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, उल्टे पाकिस्तान को एक आतंकी संगठन से बचाया। खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान पर इस हमले का आदेश खुद ईरान के सुप्रीम कमांडर खमेनेई ने दिया था। ये वही खमेनेई हैं जिनके यहां जब हमले हुए तो उन्होंने कहा कि आपाधापी में जवाब मत दो। ये तस्वीरें देख रहे हैं, दावोस में मुलाकातें हुई, एक तरफ मुलाकात और दूसरी तरफ घात। पाकिस्तान को पाकिस्तान की बोली में जवाब दिया है ईरान ने। सोचिए, उस वक्त हुआ यह हमला जब पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम काकर स्विट्जरलैंड के दाओस में ईरान के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे थे। अच्छा, ये दाओस में इकोनॉमिक फोरम में गए क्यों थे? सवाल तो खड़ा यह होता है, भाई इनके इकोनॉमी तो कुछ है नहीं, हालत बुरी है, तो दावोस में करने क्या गए थे? मांगने। मगर उन्हें भी ईरान की खतरनाक मंशा की भनक तक नहीं लगी जब ये वहां पर पहुंचे। हमला हो जाने के बाद बौखलाहट में ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया, लेकिन तेहरान ने हमले के बाद पूरी जानकारी जरूर दी। क्या बताया? उसे पिछले महीने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में एक ईरानी पुलिस स्टेशन पर अटैक किया का बदला लिया है। इस घटना में 11 ईरानी पुलिस अधिकारियों की मौत हुई थी। ईरान के गृह मंत्री ने उस वक्त हमले के लिए जैश अल अदल संगठन को ही जिम्मेदार माना था। जैश अल अदल 600 आतंकियों का एक सुन्नी संगठन है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। बलूचिस्तान के सीमावर्ती शहर पंजगुर में इसका मुख्य अड्डा है। जैश अल अदल ईरानी सेना पर कई आत्मघाती बम विस्फोट कर चुका है, इसके लिए वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है। जैश अल अदल को जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका भी आतंकी संगठन मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही आतंकी संगठन है जिसने मार्च 2016 में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार से अगवा किया था। इसी संगठन ने जाधव को बाद में आईएसआई को सौंपा था। बाद में पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया। जाधव के अपहरण के बाद से ही यह संगठन भारतीय खुफिया एजेंसियों के रेडार पर भी है। लेकिन यहां बात अभी पाकिस्तान पर हुए ईरान के ताजा हमले की हो रही है। मुनीर सेना के न चाहते हुए भी जनता में उनकी खूब किरकिरी हो रही है और इसके साथ ही वहां बालाकोट एयर स्ट्राइक को याद करके सेना और सरकार को खूब कोसा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान की दूसरी मिसाइल गिरने के बाद तबाही अब वहां की जनता भी देख रही है और सोचने पर मजबूर है कि वो किस कमजोर सेना की निगहबानी में है। पाकिस्तान में ईरान के हमले के बाद जनता में घोर नाराजगी है। नाराजगी इस बात पर है कि 2019 में बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक के 4 साल बाद यह दूसरी बार है जब इस बार ईरान ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया और जवाब में पाकिस्तान सिवाय वहां के राजदूत को तलब करने के कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान की मीडिया और वहां के लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि पाकिस्तान की अब दुनिया में कोई हैसियत नहीं बची। मुस्लिम देशों में तो और भी इज्जत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी उसे अब आंखें दिखाता है और लोगों को ये बुरे दिन वहां की लचर सरकार और कायर सेना की वजह से देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार वहां के केयर टेकर पीएम को कोस रहे हैं, क्योंकि ये हमला उस समय हुआ जब उससे कुछ वक्त पहले ही दाउस में काकर ने ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। जिन्नालैंड में ये हालात खुद वहां की खराब नीतियों की वजह से है। आतंक को पालना पोसना और देश को कमजोर करते जाने का नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान के सामने एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। ईरान को जवाब देने की मांग घर में उठ रही है और पाकिस्तान की सेना और सरकार ईरान पर किसी भी तरह के एक्शन के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं। मजे की बात यह है कि चीन ने इस मामले में पाकिस्तान को ही आईना दिखा दिया है और पाकिस्तान के पास बालाकोट के जैसे झूठ बोलने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। साल 2019 पुलवामा में पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराया, जिसका बदला भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लिया था।
उस वक्त पाकिस्तान ने किसी भी तरह का नुकसान होने से साफ इनकार किया था। कहा था बस कुछ पेड़ गिरे हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने सीना ठोक कर बताया था कि जैश का ठिकाना तबाह हो गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 4 साल बाद पाकिस्तान के सामने अब फिर से वही स्थिति है। बस देश बदले हैं, लोकेशन बदली है, आतंकी संगठन बदला है, लेकिन पाकिस्तान का झूठ वैसा ही है। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जैश अल अदल नाम के आतंकी संगठन के होने की बात से ही साफ इनकार कर दिया। कहा कि ईरान के हमले में बच्चे मारे गए और ऐसा करके वो अपने ही देश के पत्रकारों के निशाने पर आ गया। असल में पाकिस्तान के सामने मुश्किल ये है कि इस बार हमला ईरान ने किया है। रूस की वजह से ईरान अब चीन का दोस्त है। ये बात और है कि बलूचिस्तान में जिस जगह हमला हुआ वहां चीन के प्रोजेक्ट भी हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब चीन की तरफ देख रहा है। लेकिन आका ने पाकिस्तान को क्या नसीहत दी है, ये भी सुनिए। ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। किसी भी ओर से तनाव और उकसावे वाली कोई भी कार्रवाई ना हो। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। पाकिस्तान गले तक चीन के कर्ज में डूबा है। वो चाहकर भी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे चीन और ईरान के रिश्ते में खटास आए। फिर चाहे पाकिस्तान की जनता ईरान को सबक सिखाने की मांग क्यों न उठा रही हो। देखिए, पहली खबर बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है, तो पाकिस्तान के लोगों को बालाकोट क्यों याद आया? और वो भी तब जब पाकिस्तान के लोगों की ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई और उसके तुरंत बाद यह घटना घटती है। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के राम और कृष्ण मंदिर, क्या दक्षिण में नमो संदेश से 2024 में जनादेश में। तीसरी खबर, शरद पवार ने मंदिर के शिलान्यास का श्रेय राजीव गांधी को क्यों दिया, 1989 का सच बताइए। चौथी खबर, आज गर्भगृह में पहली बार विधि विधान से पूजा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। फिर बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में मासूम को अमेरिकी नस्ल के कुत्ते ने 15 जख्म दिए। हर मां बाप को सावधान रहने वाली खबर। लेकिन फिर काफी में सबसे पहले पाकिस्तान की खबर है, ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान पर 4 साल बाद फिर से एयर स्ट्राइक हुई है। 2019 में पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट में जैश के आतंकी अड्डे तबाह किए थे। 4 साल बाद ईरान ने हिंदुस्तान की दिखाई राह पर चलते हुए पाकिस्तान में घुसकर मिसाइल अटैक किया है और बलोच उग्रवादी गुट को टारगेट किया। ये तस्वीरें उसी की हैं, लेकिन खबर बहुत बड़ी। ये आग के शोले, ये जलती हुई मस्जिद, ये चीख पुकार, भीषण हमले के बाद उठता धुआं सबूत है पाकिस्तान में घुसकर की गई ईरान की अचानक एयर स्ट्राइक का, जिससे मुनीर की सेना हक्की बक्की रह गई और जनता में कोहराम मच गया। ईरान की सेना ने इराक और सीरिया के बाद मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर धावा बोला। इसके लिए बाकायदा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा किया कि ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया अब खबर उन करोड़ों भक्तों से जुड़ी जिनकी आस्था के केंद्र में भगवान जगन्नाथ है। उनकी वर्षों पुरानी मुराद आज पूरी हो गई। आज से जगन्नाथ कॉरिडोर भक्तों के लिए खुल गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुभ मुहूर्त में इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। कॉरिडोर का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुआ। आज सुबह भी मंदिर में हवन पूजन किया गया और श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़े भी बजाए। वर्ष 2016 में कॉरिडोर प्रोजेक्ट का प्लान तैयार किया गया। वर्ष 2019 नवंबर में जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ। नवंबर 2021 में सीएम नवीन पटनायक ने आधारशिला रखी और आज कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। लेकिन अब हम आपको बिना देर किए इस कॉरिडोर की विशेषता भी बताते हैं। हमारी रिपोर्ट देखें। करीब 8 वर्ष लग गए इस कॉरिडोर की योजना को हूबहू जमीन तक उतारने में। लेकिन जब दुनिया के सामने इसकी पहली झलक आई तो भक्तों को भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट के तहत मंदिर से लगी बाहरी दीवार, जिसे मेघनाथ पचेरी कहते हैं, उसके चारों तरफ
75 मीटर चौड़ा गलियारा बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर 2 किलोमीटर में श्री मंदिर परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया है। यहां से श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर का सीधे दर्शन कर सकेंगे। इसमें बने रिसेप्शन सेंटर में 6000 भक्त एक साथ खड़े हो सकेंगे। इसमें 4000 परिवारों के लिए एक साथ सामान रखने के लिए लॉकर रूम, शेल्टर पवेलियन, मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा दी गई है। पहले मंदिर पहुंचने में 30 मिनट का वक्त लगता था, लेकिन अब सिर्फ 10 मिनट में श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच जाएंगे। 800 करोड़ रुपए में बनाए गए इस प्रोजेक्ट का मकसद 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना है। Development of Sri Jagannath Temple Puri, then a beautiful road with a good bridge which will facilitate easy access of devotees and tourists to the temple site, and adequate parking arrangements for the vehicles, multi-story vehicle parking systems. Now it looks very beautiful, very grand. इसी मकसद को ध्यान में रखकर 4 प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं। इनमें से एक हस्ती द्वार है, तो दूसरा व्याघ्र द्वार है, जबकि तीसरा सिंह द्वार और चौथा अश्व द्वार है। This project is a very unique project. What it does, that it enhances the spiritual connect between the pilgrims and the Lord. This would also give them an opportunity to spend more time meditating or connecting with the Lord, and that is the main purpose of this project. मंदिर की परिक्रमा में भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए परिक्रमा पथ को भी 9 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें भीतरी और बाहरी परिक्रमा पथ भी हैं। अब तक हमने आपको कॉरिडोर, जगन्नाथ कॉरिडोर की विशेषता बताई। अब आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में किया गया। इस मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटा। मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए 17 हमले हुए, लेकिन पुजारियों ने मूर्तियों को छिपाकर मंदिर का महत्व बचाए रखा। यहां रोज करीब 50,000 लोग दर्शन करने आते हैं। रथ यात्रा के समय श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर करीब 2 लाख हो जाती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 5 दिन बाकी है। विशेष पूजा शुरू हो चुकी है, लेकिन उस मुद्दे पर सियासत भी है। अब राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने पर संग्राम है। इसके केंद्र में 2 दल हैं। मुख्य सवाल यह है कि राम मंदिर बनाने में कांग्रेस का कितना योगदान है और बीजेपी का कितना। इस क्रेडिट वॉर की ताजा शुरुआत कांग्रेस की सहयोगी पार्टी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शुरू की। उनका दावा है कि मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुआ। पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। मंदिर त्या ठिकाणी उभा करायला कोणाचा विरोध नाही। खरं सांगायचं म्हणजे त्या मंदिराचा इतिहास जर बघितला की ते मंदिर बाबरी मस्जिद फाडल्याच्या नंतर बांधण्याचा ज्यावेळी विचार झाला त्यावेळेला त्याची परवानगी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झाली। त्याला शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला। नंतरच्या काळामध्ये काही लोक कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टामध्ये ती केस अनेक वर्ष चालली आणि आत्ता अलीकडं त्या केसचा निकाल लागला आणि मंदिर बांधायला जवळच्या जागेत कोर्टाने मान्यता दिली आणि त्याचं काम सुरू करण्याचा विचार हा या ठिकाणी आलेला आहे। शरद पवार इन तथ्यों की मदद से राम मंदिर बनाने का श्रेय कांग्रेस को देना चाहते हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस क्रेडिट लेने के लिए तैयार है। पवार के दावों में कितनी सच्चाई है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उनके बयान के बाद इस पर सियासत कैसे शुरू हुई, नेताओं ने क्या कहा, अब ये देखिए। ये तो स्पष्ट है, देखिए कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उनकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी ये लाभ लेना चाहती है कि उन्होंने सीधे तौर पे अनुभव किया कि 2 सीटों पे जब वो सिमट गए थे पार्लियामेंट में, उसके बाद बम्बई से जो रथ यात्रा चली अडवाणी जी ने जिसका नेतृत्व किया, उसके बाद उनकी सीटें 80 होती हैं, 80 कुछ होती हैं और आज 303 तक पहुंच गई। एक आधी बात करते हैं, पूरी बात करते नहीं, और शिलान्यास नहीं किया था। जो असली बात है कि जब बाबरी ढही थी, जो वादे ढांचा गिरा था, उसके बाद नरसिम्हा राव जिसकी सरकार के हिस्सा भी रहे सब लोग, उन्होंने कहा कि हम बाबरी द्वारा बनवाएंगे। हिंदू की भावना को
देखते हुए ताला खोला। उसी कुनबे के हैं ना जिन्होंने जय श्री रामलला प्रकट हुए 1949 में, सबसे पहले वहाँ से दिल्ली के दरबार से ऑर्डर किया था, हटाओ हटाओ इन मूर्तियों को, हटाओ हटाओ। भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी रही है कि जो काम इन्होंने नहीं किया उसका ये श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन अब भी वही सवाल है कि शरद पवार ने राम मंदिर के कांग्रेस कनेक्शन को लेकर जो कहा उसकी हकीकत क्या है? ताला किसने खुलवाया? शिलान्यास किसने करवाया? और उस दौर में क्या क्या हुआ? अब आप उसकी सच्चाई जान लीजिए। देश में जब हर तरफ माहौल राममय है, तब शरद पवार का कांग्रेस को शिलान्यास कराने का क्रेडिट देना नई बहस छेड़ चुका है, जिस पर सवाल हो रहे हैं मंदिर निर्माण में योगदान किसका है, कांग्रेस या बीजेपी का? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 75 साल पीछे लेकर चलते हैं। 1949 अयोध्या, नेहरू के कार्यकाल में क्या हुआ? साल 1949 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात, यही वो तारीख थी जब पहली बार राम चबूतरे से रामलला की मूर्ति हटाई गई और बाबरी मस्जिद के अंदर पहली बार रखी गई। आज की युवा पीढ़ी को शायद पता होगा कि तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर सबसे ज्यादा किसी की भूमिका रही है मंदिर के पक्ष में, तो मुझे लगता है वो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस की रही। 1949 में 22 और 23 दिसंबर की रात जब 5 लोगों ने उस स्ट्रक्चर में मूर्तियां रखी, तो देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। यही वो साल और महीना था जब वहां ताला भी लगाया गया, लेकिन यह मुद्दा सुलझ चुका था, साल दर साल गर्मा रहा था। फिर 3 दशक बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार में मंदिर को लेकर एक नई बात हुई। राम मंदिर 1986 किसके कहने पर ताला खोला? 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया। इससे जुड़ी आईबी की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई। उस समय यूपी में कांग्रेस नेता वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार के जरिए ये जानकारी तत्कालीन पीएम राजीव गांधी को दी गई। उनका क्या रिएक्शन था, पहले ये सुनिए। अरुण ने राजीव गांधी को कहा, राजीव गांधी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, एक मुस्लिम समाज में हमने जो मैसेज दिया है उससे हिंदुओं के लिए अच्छा है, इसको ताला खुलवा दो। अगर ताला न खुलता तो ध्वंस नहीं होता। ये वो दौर था जब 1985 में शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। कहा जाता है कि इस आरोप से वो पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए ताला खुलवाने के लिए वो फौरन तैयार हो गए। इसके बाद कहानी में नया मोड़ 1989 में आया, जिसका जिक्र शरद पवार ने किया। शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला। राम मंदिर 1989 किसने शिलान्यास कराया? 9 नवंबर 1989 राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जबकि यूपी में नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री। यानी इस बार भी दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव सिर पर था, मंदिर का मुद्दा गर्म था। तब अदालत की रोक के बावजूद राजीव गांधी ने शिलान्यास का रास्ता कैसे निकाला, ये सुनिए। बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे और बूटा सिंह स्पेशल प्लेन से बीएसएफ के आए थे इसी बात के लिए कि शिलान्यास होना तय हुआ है। राजीव गांधी ने कहा है कि शिलान्यास होगा। अब आप कोई रास्ता निकालिए कि शिलान्यास हो, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि नहीं होगा। रास्ता क्या है? तो मैंने उनसे पूछा रास्ता क्या है? उनका रास्ता क्या है? रास्ता कुछ नहीं है। रास्ता एक ड्राफ्ट लाए हैं, वो कमिश्नर को दिया जाएगा और कमिश्नर ये शाम को ऐलान करेंगे कि वो जो शिलान्यास की अभी जगह है वो 2.77 एकड़ से बाहर है। ये रास्ता निकला। 1989 में राम मंदिर की कैसी लहर थी, इसका अंदाजा अब इस बात से लगाइए कि तब चुनाव प्रचार की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से की थी। यानी शिलान्यास को लेकर शरद पवार जो दावा कर रहे हैं वो सही है, उसकी गवाही तारीख भी दे रही है। राम मंदिर में बीजेपी का क्या योगदान है, यह भी जान लीजिए। साल 1989 जब पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर को मुद्दा बना, साल 1990 यानी 1990 में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, 6 दिसंबर 1992 1992
बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में विवादित ढांचा गिराया गया। 2010 हिंदू पक्ष के वकीलों की टीम में रविशंकर प्रसाद मौजूद। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। अब खबर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके लिए करोड़ों भक्तों को अब सिर्फ 5 दिन का इंतजार करना है। लेकिन इस इंतजार के बीच प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का कार्यक्रम भी चल रहा है। कुछ देर पहले ही गर्भगृह में से ये ताजा तस्वीरें आई हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में पूजन शुरू हो गया। ये देखिए तस्वीरें। गर्भगृह में पूजन मुख्य यजमान अनिल मिश्रा कर रहे हैं। यहीं पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाए। अब हम आपको अयोध्या की आज की 3 अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा। पहली तस्वीर गर्भगृह में हो रही पूजा की है। यह अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चल रहे अनुष्ठान क्या है। दूसरी तस्वीर रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति की है। आज सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने ही आपको ये प्रतीकात्मक मूर्ति की तस्वीर दिखाई। तीसरी तस्वीर तब की है जब कुछ देर पहले ही ट्रक से रामलला की मूर्ति मंदिर परिसर में पहुंची है। हालांकि गर्भगृह में इसे कल स्थापित किया जाएगा। लेकिन अब बात उस अनुष्ठान की करते हैं जिसमें राम मंदिर परिसर में रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण कराएगा। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति ही है। भगवान राम की इस मूर्ति को पालकी में बैठाकर मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया। हालांकि पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक आज रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति का परिसर भ्रमण होना था। इसके लिए ट्रक भी लाया गया, लेकिन भारी वजन के चलते फैसला बदला गया। बाद में रामलला की इस 10 किलो की चांदी की मूर्ति को परिसर भ्रमण अनुष्ठान के लिए लाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भगवान राम के बाल स्वरूप को लेकर नगर भ्रमण का भी कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बीच अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से हो रही है, क्योंकि कल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी। कल गर्भगृह में रामलला का अलग अलग नदियों के जल से अभिषेक होगा। रामलला की मूर्ति का अधिवास शुरू होगा। इसीलिए आज मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की गई। गर्भगृह में मंत्रोच्चार के साथ पूजा से पूरा माहौल राममय हो गया। इस पूजा के लिए पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया गया। इससे पहले विधि विधान के साथ आज सरयू नदी के किनारे विशेष पूजा अर्चना की गई। यजमान अनिल मिश्रा ने यह विशेष पूजा की। मैं इस वक्त ठीक बाता सरयू के तट पर खड़ा हूँ। इस वक्त जो विप्र हैं वो इस पूजा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तांबे के कलश रखे हैं, सामने फूल पत्तियां रखी हुई हैं और पूजा में इस्तेमाल होने वाली वो सारी चीजों को लाए। सरयू माता की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। कल से संपन्न होने वाले कार्यक्रम के लिए ये कलश पूजन संपन्न होकर के कलश यात्रा के रूप में यहाँ से जा रहे हैं। सब महत्ता है, क्यों जल लाया गया है? इसी की प्रतिष्ठा में जो है, इसी जल को जो है, इसी के जल से प्राण प्रतिष्ठा होगी, अभिषेक होगा भगवान राम का। इसीलिए हम लोग जल जो है सरयू नदी से लेके राम जन्मभूमि मंदिर तक आए हैं। हमारी 9 सुभाषनियाँ और आगे की विधि विधान हमारे जो पुरोहित हैं जो ये काम करा रहे हैं, काशी के विद्वान लोग आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, वो संपन्न कराएंगे। झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। लो अयोध्या नगरिया चमकेगी किस्मत, चलो अयोध्या नगर। राम मंदिर के बाद अब खबर देश की बड़ी सियासी हलचल की। खबर नीतीश कुमार की। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? दरअसल मकर संक्रांति के बाद बिहार में सियासी पिक्चर पल पल बदल रही है। इसी बीच एनडीए में शामिल एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस नीतीश कुमार को लेकर न्यूज एजेंसी एनआई को एक बयान दिया है, जिससे खलबली मच गई है।
इस बयान के बाद से कयास लगाए जाने लगे कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर सकते हैं। मकर संक्रांति की इस तस्वीर से बिहार और इंडिया गठबंधन दोनों की सियासत में खलबली मची है। नीतीश के अगले कदम की चर्चा से पहले आप इस तस्वीर का मतलब समझिए। उस दिन नीतीश कुमार लालू यादव के घर चूड़ा दही खाने तो गए, लेकिन दोनों में पुरानी गर्मजोशी नजर नहीं आई। वीडियो में साफ दिखा कि नीतीश जब खा रहे थे तब लालू यादव आग सेक रहे थे। कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। यही नहीं, वो मकर संक्रांति के दिन सिर्फ 20 मिनट ही लालू आवास पर रुके। ऐसा तब हुआ जब इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चा अंतिम चरण में है। यही वजह है कि इस तस्वीर के बाद सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी। केंद्र में मंत्री और बिहार के नेता पशुपति पारस से जब पूछा गया क्या नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे, तो उन्होंने कहा खरमास खत्म हो गया है, समय का इंतजार कीजिए। इस महीने के अंत तक जो भी होगा बिहार के लिए अच्छा होगा। जो गठबंधन हमारा है वो मजबूत हो जाएगा और इंडिया गठबंधन खंड विखंड हो जाएगा। खरमास खत्म भी हो गया है, शुभ समय आ भी रहा। 22 तारीख को अयोध्या भी सब लोगों को कुछ करना है, तो 22 के बाद जो भी होगा देश के लिए और बिहार के लिए अच्छा होगा। पशुपति पारस ने अपने बयान में भले ही नीतीश का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं की ओर था। इस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। तो इस बात की आशंका है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंडिया अलायंस में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी और हम एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनको हराएंगे। सवाल लालू यादव से भी हुआ, लेकिन वो टाल गए, कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, सब चलिए ऐसा बोला। कहा जा रहा है कि सीट समझौते में देरी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी ये नाराजगी पिछले हफ्ते उस दिन भी दिखी जब इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने संयोजक बनने से इनकार कर दिया था। सियासी गलियारों में नीतीश कुमार को लेकर कई तरह अटकलें लगाई जाने लग गई हैं। हालांकि राजनीति क्या करवट लेगी ये अभी पता नहीं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब नीतीश ने पाला बदला है। साल 2013 में बीजेपी से अलग हुए और 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। 2 साल बाद 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी से उन्होंने हाथ मिलाया। फिर 2017 में महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। 5 साल बाद 2022 में वो एनडीए छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन का हिस्सा बन गए। फिलहाल वो 28 दल वाले इंडिया गठबंधन में शामिल। इंडिया गठबंधन में सीटों पर फंसे पेच की बात करते हैं। दिल्ली में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कमेटी की बैठक हुई। आज की बैठक में भी यूपी की सीटों पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया। बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव, जावेद अली, उदयवीर सिंह शामिल हुए। यूपी कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सीएलपी नेता आराधना मिश्रा और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने हिस्सा लिया। कांग्रेस गठबंधन कमेटी से अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी बैठक में रहे। बैठक के बाद नेताओं ने जो बयान दिए उनमें क्या कहा गया। बहुत अच्छी बातचीत हुई है, आगे बड़ा परिवर्तन होगा। जब तक फाइनल फैसला नहीं, सीटें नहीं बता सकते। यूपी में अच्छा गठबंधन होगा। जरूरत पड़ी तो अखिलेश राहुल आपस में बातचीत करेंगे। किया है और आधा जल्दी ही तो उस रास्ते में किया है और आधा जल्दी ही तो उस रास्ते में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो राहुल जी अखिलेश जी से या खड़गे जी अखिलेश जी से बात करेंगे, लेकिन वो तब होगा जब हम कहीं पर कोई निश्चित उस पर नहीं आ पाएंगे। यूपी के साथ पंजाब में भी इंडिया गठबंधन की सीटें फाइनल नहीं हुई हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के स्थानीय नेता सभी 13 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ तो फिर दिल्ली का क्या होगा। क्या पंजाब में बयानों के जरिए आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सीटों की सौदेबाजी में ज्यादा सीटें अपने पाले में रखने के लिए सभी 13 सीटों पर लड़ने की ताल ठोंकी जा रही है? चूंकि पंजाब की सीट शेयरिंग का असर सीधे दिल्ली पर पड़ेगा, इसलिए दोनों तरफ से अपने अपने दावे हो रहे हैं। सवाल खड़ा हो गया है कि पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा। इस सवाल को हवा प्रदेश के सीएम भगवंत मान ने दी है, जो पंजाब की सभी 13 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं।
पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13-0। आपका अपना दावा है तो कांग्रेस के तेवर भी तल्ख हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा है कि कांग्रेस भी सभी 13 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। ਅਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 8 ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਗਰਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। गौर करने वाली बात यह है कि इस तकरार के बीच अगर दिल्ली में बैठे नेता स्थानीय नेतृत्व की राय को नजरअंदाज कर कोई फाइनल फैसला लेते हैं तो क्या लोकल लीडरशिप एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी? अब हमारी अगली खबर हर छोटे बड़े शहर और सोसाइटी की फिक्र है जिसका जिक्र हर घर में हो रहा है। हम बात कर रहे हैं पालतू कुत्तों के उस आतंक की जिसके शिकार छोटे बच्चे हो रहे हैं। इस बार खबर राजधानी दिल्ली से आई है। दिल्ली के रोहिणी में अमेरिकन डॉग जो है उसने 7 साल की बच्ची को बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मेरी बेटी को भी काटा है, बहुत बुरी तरह से काटा है। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है, बच्चों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, जो बहुत दुखद है। डॉग को ऐसे मत छोड़ें जिसके किसी के ऊपर हमला कर सके। डॉग फीडिंग बंद करो। लोगों का ये गुस्सा, उनकी नाराजगी और बेबसी इस बात के सबूत हैं कि हालात गंभीर हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये खबर मिली कि एक 7 साल की बच्ची पर पालतू अमेरिकन बुली डॉग ने हमला कर दिया है, उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है, इस खबर के सामने आते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, सड़क पर उतर आए और मशाल जुलूस निकाला। डॉग फीडिंग बंद करो। अब ये समय आ गया है कि लोग जागरूक हों। पूरी दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी, पूरे देश में पहले कुत्तों को दोस्त मित्र कहा जाता था, अब वही कुत्ते हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। समय बदल गया है। कुत्तों के राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बच्ची के पिता ने बताया कि शाम 5 बजे उनकी बेटी श्रीनी दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकली। जैसे ही वो घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी, उनके पड़ोस में रहने वाली महिला के पेट डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया। श्रीनी उससे डर गई। वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ी, डॉग भी उसके पीछे दौड़ा। तभी वो घबराकर गिर गई। उसके बाद कुत्ते ने उसे काट लिया। कुत्ते ने उसके दाहिने हाथ के साथ कई जगह बुरी तरह नोच डाला। श्रीनी की आवाज सुनकर घरवाले और दूसरे लोग भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने श्रीनी को बीएसए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची के शरीर पर कुत्ते के काटने के 15 से ज्यादा गहरे घाव हैं। डॉक्टरों के मुताबिक श्रीनी को ठीक होने में अभी समय लगेगा।